अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में तजसिया और तबसरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से। IMF से मुज़ाकरात क्या कामयाब हो गए हैं, और फिर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान भी आने वाला है और IMF की खौफनाक शराइत भी सामने आ रही हैं। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कराची से CTD की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। ईरान के तरबियत याफ्ता 6 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात क्या हैं? पड़ोसी मुल्क ईरान और इंडिया के पाकिस्तान मुखालिफ खौफनाक मंसूबों पर से पर्दा उठाया गया है। हकायक आपको बताएंगे। और साथ साथ है बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशें कैसी चल रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ है कोयटा के बाद पिशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हुआ है। पाक फौज और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन भी सामने आया है। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसराइली यहूदियों ने फ़लस्तीन की तारीखी मस्जिद को शराब खाने में बदल दिया। अमेरिका, ट्रंप, और फिर आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको अमेरिका से खबर देंगे। ट्रंप मुसलमानों के दुश्मन बन गए। मुसलमान खवातीन रुकने कांग्रेस को कत्ल की धमकियां मिलने लग गई हैं। तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू होने वाला है। पहली मरतबा अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात के अंदर खवातीन को भी शामिल कर लिया है। तफसीलात क्या हैं ये सब आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान में तखरीब कारी और फिरका वारियत की जंग भड़काने की, तो पाकिस्तान के अंदर एक नई गेम शुरू होने वाली है। नई गेम शुरू की जा रही है और फिरका वारियत के नाम पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाले के मुख्तलिफ लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान के हसास इदारे, खुफिया एजेंसियां, पाक फौज और हुकूमत जो है वो सरगर्म है कि ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए। ये अनासर मुल्क दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि कराची के अंदर कल CTD ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 6 मतलूब जो दहशतगर्द थे वो पकड़ लिए हैं। और उन दहशतगर्दों पर पाकिस्तान में तखरीबकारी और मुख्तलिफ मसालिक की 50 के करीब शख्सियात का इल्ज़ाम था। उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम था, उनके टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम था। तफसीलात क्या हैं हम आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए, वापस आते हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कराची, ईरान के तरबियत याफ्ता 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची CTD ने बिजनेस रिकॉर्ड रोड के करीब कार्रवाई के दौरान 50 अफराद की फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस पुलिस एहलकार समेत 6 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। IG अब्दुल्ला शेख के अलामिये के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम सिपाही मोहम्मद तहरीक जाफरिया से है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब हुसैन नकवी उर्फ मच्छर उर्फ बाला, गुल अकबर उर्फ अब्दुल्ला, पुलिस हेड कांस्टेबल हैदर अब्बास रजवी उर्फ पुलिस वाला, आसिफ रजा उर्फ खालिद और कामरान उर्फ पठान के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार हैदर अब्बास गार्डन थाने पर तैनात था। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से 3 कलाशनकोफ, 2 9mm पिस्टल, 1 30 बोर पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल और 9 mm पिस्टल की गोलियां बरामद हुई हैं। जबकि गिरफ्तार दहशत गर्द मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब नकवी और गुल अकबर के नाम इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की रेड बुक में भी शामिल है। दहशत गर्द 30 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशत गर्द पड़ोसी मुल्क ईरान से मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, जिन्हें असलहा, मोटरसाइकिल और माली मदद एक नेटवर्क के जरिए फराम की जाती है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार टारगेट किलर्स ने साल 2003 से साल 2019 तक मुखालिफ मसलक के 50 से जायद लोगों का कत्ल किया। ताहम मजीद तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। तफ्तीश के मुताबिक टारगेट किलर पर मामूर दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क से 40,000 माहाना, जबकि रैकी पर मामूर एहलकारों को 20,000 तनख्वाह माहाना मिल रही थी। 24 उर्दू जराये के मुताबिक दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी और CPEC मंसूबों को सबुताज करने के लिए ईरान और इंडिया की तरफ से खुसूसी टास्क दिए गए थे, जिनमें फिरका वाराना फसादात भड़काना, चीनी
बाशिंदों पर हमले करना शामिल था। 24 उर्दू के जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के बाकी नेटवर्क्स को भी पकड़ने के लिए महकमा पुलिस समेत दीगर इदारों में भी खुफिया कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 24 उर्दू जराये का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास पड़ोसी मुल्क ईरान के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार है, जो वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान के मौके पर ईरानी हुकाम के सामने रखी जाएगी, ताकि पड़ोसी मुल्क ईरान इंडिया की तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से बाज आ जाए। वाज़ेह रहे कि पड़ोसी मुल्क ईरान में रा के खुफिया मराकज कायम हैं, जहाँ से कुलभूषण यादव, उजैर बलोच, बाबा लाडला, मेहदी मूसवी जैसे खतरनाक दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों का एतराफ किया है। दूसरी जानिब ईरानी जर्नेल पाकिस्तान बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और ISI पर दहशत गर्दों की हिमायत का इल्जाम आयद करती है और मेजर जनरल अली जाफरी और कासिम सलेमानी पाकिस्तान पर हमले की धमकियां भी दे चुके हैं। ईरान के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां के जो मेजर जनरल, बड़े बड़े जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान देते हैं, या हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ 24 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। इससे पहले किसी भी मीडिया ने इस पर बात नहीं की है। पहले वो हकाइक देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند. जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने रिपोर्ट में मुलाहिजा कर लिया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी अनासिर हैं वो फ़िरका वाराना बुनियादों पर पाकिस्तान में तखरीब कारी करना चाहते हैं। आपने इस रिपोर्ट में देख लिया कि पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर 6 ख़तरनाक टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ मसालिक के 50 के करीब अहम शख्सियात को कत्ल किया, टारगेट किलिंग की। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरह से ऐसी जंग भड़काई जा रही है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़रियों से पाकिस्तान को घेराव किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको सबोताज किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है उसको ख़त्म किया जाए, उसको ख़राब किया जाए। यही वजह है कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुतहर्रिक हैं, और फिर साथ साथ कुलभूषण यादव के जो नेटवर्क्स थे या उनकी जो बाकियात थी वो, या फिर इसी तरह से दूसरे नामों से नेटवर्कों को मुतहर्रिक किया गया है, दूसरे ज़रियों से मुतहर्रिक किया गया है। और उसके लिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं, मारूफ तज़कियाकार जनाब अहमद कुरैशी साहब लाइन पर मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को फ़िरका वारियत की नाम पर एक मरतबा फिर झोंकने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा मुफ्ती तकी पर हमला हुआ, फिर कोयटा के अंदर हज़ारा बरादरी पर हो गया हमला, फिर इसके साथ साथ कल जो है CTD ने कराची से 6 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए जिनको पड़ोसी मुल्क से तरबियत मिलती रही, पैसे मिलते रहे। तो आप इस पूरे मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हम आपको पता है कि मैं उन सहाफ़ियों में से था जो 10 साल से हम जो हमारे करीबी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो पाकिस्तान में काम कर रही थी उन पर हमने बड़ा फोकस किया है। और एक वक्त था कि हमें अमेरिका और CIA यहाँ पे एक्टिव थे और काम कर रहे थे और रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और उस पर बहुत शोर मचाया था और उस पर बहुत लिखा था और बहुत काम हुआ था। और फिर बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मसला हल हुआ और उन लोगों को निकाला गया। उसके बाद में फोकस हुआ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पे, और फिर रॉ की और उनकी जो इंग्रेस थी हमारे मीडिया के अंदर और हमारे कुछ सियासी जमातों में, MKM के अंदर, कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर, इस पे भी बड़ा काम हुआ। फिर अफगानिस्तान पे तवज्जो फोकस गई पाकिस्तान की कि वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और TTP और BLA और दूसरी तंजीमों के लोग जो है वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कैंप्स में। और इन शोर मचने की वजह से जो है ये तवज्जो गई हुकूमत की भी और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की भी इस तरफ, और ये चीजें एक एक करके खत्म की गई। इस वक्त जो है पिछले 3-4 सालों से इंडिया का जो खतरा था, जो इंडिया कर रहा था कराची में, और रॉ जो कर रहे थे अफगानिस्तान के जरिए, और NDS जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है, और फिर जो उससे पहले CIA, ये सारे मामला खत्म हो गए। और अब हमने देखा है कि पिछले 3 साल के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंटरनली जो आ रहा है वो ना अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है,
ना बराह रास्त इंडिया की सरजमीन से आ रहा है, ना यहाँ पे कोई CIA एक्टिव है। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है हमें इंटेलिजेंस का, फ्रैंकली वो ईरान की सरजमीन से आ रहा है, और ये वाज़ेह हो चुका है, इस पर खुल के बात करनी चाहिए। और ईरान अकेला नहीं कर रहा, ईरान के अवाम जो है हमारे भाई हैं, मुसलमान एक मुल्क है, बरादर मुल्क है, उससे हमारे बड़े रिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईरानी अवाम हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन वहां पे उनकी हुकूमत के अंदर वो इदारे मौजूद हैं जो हमारे बड़े शदीद मुखालिफ और दुश्मन है। और बहुत पहले बहुत लोग कह चुके थे कि ये इदारे जो ईरान के अंदर है, बिलखुसूस जो पासदारान इंकलाब है, पासदारान इंकलाब जो है, इसके बारे में ये था कि ये इसकी तवज्जो जो थी वो लुबनान की तरफ थी और इराक की तरफ और खलीजी ममालिक पे और सऊदी अरब के खिलाफ और मिस्र के खिलाफ और दूसरे, और हमारी तरफ इस तरफ नहीं थी। बहुत लोग कहते थे कि अच्छी बात है, इनकी तवज्जो ईरानियों की और खासतौर पर पासदारान इंकलाब की पाकिस्तान की तरफ ना लाई जाए और इनको बिजी रखा जाए, ये रहें बिजी जहां पे भी हैं, ये लुबनान में खास तौर पे और शाम में और दूसरी जगहों पे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, बल्कि हमें तो पता भी नहीं चला कि उनका तवज्जो किस वक्त और कब जो है वो पाकिस्तान की तरफ आया और कब उन्होंने हाथ में मिलाया इंडियन इंटेलिजेंस के साथ, और इतना बड़ा दहशत गर्दी का अड्डा चाबहार में पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जो है वो बना के खड़ा कर दिया। और हमें तो ये भी नहीं पता वो कितने सालों से चल रहा था। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने यकीनन जो है जब डिब्रीफ किया कुलभूषण यादव को, जो कि कमांडर है इंडियन नेवी का और सीनियर ऑफिसर इंडियन इंटेलिजेंस का, तो उससे ये मालूमात निकाली गई होंगी। उसने किस हद तक सही बताया, कितना मिसलीड किया होगा, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली कई सालों से जो है हमारे बॉर्डर पे ईरान के पासदारान इंकलाब ने एक अड्डा बना के खड़ा किया और इसमें उन्होंने टारगेट किया तमाम पाकिस्तानियों को। लेकिन बिलखुसूस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अकलियतें हैं जो हैं, जो मकाते फिक्र हैं, बिलखुसूस जैसे कि आपको पता है बोहरा मुसलमान हैं जो कराची में होते हैं, इस्माइली हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में खासतौर पर मौजूद हैं और कराची में भी हैं, फिर जो फ़िक़्ह जाफरी शिया जो हैं पाकिस्तानी, इनको खास तौर पे निशाना बनाया इन लोगों ने। इंडियंस भी कर रहे थे, और इंडियंस किसके जरिए कर रहे थे, वो MKM के जरिए कर रहे थे, MKM को ट्रेन कर रहे थे। वो हमारे पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िरक़े हैं उनके लोगों को, शेखों को और मशाइख को मारते थे, उलमाए किराम को, ताकि लड़ाइयाँ लड़वाएं। एक तरफ इंडियंस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो बहुत जरूरी है, जिसपे बहुत कम पाकिस्तान में बात हुई है, वो जो ईरानी पासदारान इंकलाब कर रहे थे। और बहुत से लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि ईरानी पासदारान वो क्यों मारेंगे शियाओं को, या शियाओं के खिलाफ क्यों एक्शन करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कुलभूषण यादव जो है वो इतराफ करता है कि हम जो शिया ज़ायरीन है जो ईरान जा रहे होते हैं और ईरान के जरिए इराक, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जरिए, तो उनके काफिलों के ऊपर या उनके कॉन्वॉयज पर जब अटैक किया गया और हजारा बरादरी को निशाना बनाया गया क्वेटा के अंदर, और इसका इतराफ करता है खुद कुलभूषण यादव, तो क्या वो जो सारी प्लानिंग ये कर रहा था, क्या पासदारान इंकलाब को नहीं पता इस चीज का कि वो शिया ज़ायरीन की बसेस को निशाना बना रहे हैं? क्या नहीं मालूम पासदारान इंकलाब को? 100% पासदारान इंकलाब को मालूम है, उनके मफाद में है। वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी बिलखुसूस उमूमन बिलउमूम और खास तौर पे जो हजारा बरादरी है, इनको पूरी तरह ईरानी पासदारान इंकलाब की जो प्लान्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, उनमें धकेला जाए और पाकिस्तानी शियाओं का कुल एतमाद जो है वो पासदारान इंकलाब पे हो जाए। और आपको पता है शिया मकतब फिक्र जो फ़िक़्ह जाफरी मकतब फिक्र है, उसमें भी बहुत सारे मदारिस हैं, उसमें भी बहुत सारे मकातब फिक्र हैं, सारे जो है वो मुत्तफिक नहीं है पासदारान इंकलाब या ईरानी हुकूमत के नुक्ता नजर से, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ नहीं चलना चाहते। लेकिन आपको पता है कि दहशतगर्दी करके, धमकियां दे के और तेल का पैसा जो पासदारान इंकलाब के पास है, इन तीनों चीजों के जरिए धकेला गया बहुत सारे गैर ईरानी शियाओं को कि वो पासदारान इंकलाब के गोद में आके बैठें। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि तालीम थी, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बड़ा ओपन मुल्क रहा है, तो पाकिस्तानी शिया जो है बाआसानी, बहुत सारे लोग जज्बात में और अपनी मजहब के उस एतबार से ईरानी इंकलाब की तरफ गए। और आपको तो पता है कि सिर्फ यानी कि शिया नहीं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे मकातब फिक्र के जो पाकिस्तानी हैं जो फ़िक़्ह जाफरिया को फॉलो नहीं करते, दूसरे मकातब फिक्र, वो भी ईरानी इंकलाब की तरफ झुकाव हुआ। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी शिया नहीं थे इससे मुत्तफिक, लेकिन इनको लाने के लिए जो है डराया धमकाया गया, ये धमाके करवाए गए कुलभूषण यादव के जरिए, इंडियंस के जरिए,
आप लोग एक तरफ से हजारा पे अटैक करो, दूसरी तरफ से हम जाएंगे और उनको कहेंगे देखा हमने तुमसे कहा था कि पाकिस्तानी तुम्हें मारेंगे, पाकिस्तानी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा बका जो है तुम्हारी इसमें है कि तुम पाकिस्तान इख्तिलाफ के साथ आओ, जो हम कहते हैं वो करो, ईरान आके ट्रेनिंग लो, और तुम्हारी लॉयल्टी जो है वो ईरानी रियासत और बिलखुसूस जो है वो जो इस वक्त हुकूमत है ईरान की उनके लिए हो। तो ये जो है बहुत बड़ी गेम खेली गई है। अनफॉर्चुनेटली इस पर पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कशन हुई है। बहुत अब भी जो है जब कुलभूषण यादव पकड़ने के बाद भी हमने बहुत से लोगों ने इस पर बात करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो जैसी इस पर बात होती है तो वो एक सेक्टेरियन डिवाइड और फिरका वाराना। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। आपने देखा होगा कि जो कासिम सुलेमानी, अली जाफरी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ISI को, पाकिस्तान की फौज को भी धमकियां दे चुके हैं कि तुम्हारे यहाँ दहशतगर्द हैं। तो अब इमरान खान साहब दौरा भी कर रहे हैं ईरान का, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास तो सारे सबूत हैं, उनको दिखाए जाएंगे, तो दौरा किस किस्म का होगा? और फिर ईरान पाकिस्तान के साथ ये इस तरह की छेड़खानियां क्यों कर रहा है, उसका हदफ क्या है? अच्छा, आपने दो बातें की हैं। पहले तो ये उनका हदफ क्या है, मैं आपको बस क्विकली बता दूं कि हदफ बहुत वेरी सिंपली जो है, हदफ तो उनसे मालूम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक से पंगे ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आती उनका क्या मकसद है। ताजिकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हैं, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी खराब हैं। अफगानियों को वो उठा के लेके मरवा रहे हैं शाम के अंदर, और अब लेकर आ रहे हैं उन्हें। ईरान की आवाम जो प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं ईरान के अंदर, तो फातिमियून जो ब्रिगेड है उसको शाम से अब उसको डिप्लॉय किया जा रहा है ईरान के उन इलाकों के अंदर जो बहुत स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, बिलखुसूस जो अरब इलाका है ईरान का जिसको अहवाज कहते हैं या खुजिस्तान, और वहां पे जो तेल के कुएं हैं ज्यादातर, और वहां पे जो है डिप्लॉय किया जा रहा है इलाके। तो ईरान से भी ताल्लुकात खराब हैं। इराक, हालांकि इराक मेजोरिटी शिया है और शिया इराकी जो है हुकूमत में है, लेकिन उनसे भी ताल्लुकात इनके खराब हैं। फिर हो और आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वो भी खुश नहीं है इराकी इस बात से। आपको पता है फिर वो जबान का भी मसला आ जाता है। फिर ये भी इशू आ रहा है कि वो देख रहे हैं कि इराक एक रिच मुल्क है, तेल है उसके पास, लेकिन ईरानी पासदारान इत्तलात या इंटेलिजेंस जो है वो हावी होने की कोशिश करी है, जिसको इराकी पसंद नहीं करे। फिर उन्होंने लड़ाई मिस्र से भी की, मोरक्को से भी की, खलीजी ममालिक से भी की हुई है। तो समझ में नहीं आती पासदारान इत्तलात का क्या एग्जैक्टली उनका हदफ है, क्या चाहते हैं। तुर्की से भी उनके ताल्लुकात खराब थे, अब थोड़े से बीच में बेहतर हो गए, थोड़ी सी शाम की वजह से और कुर्द के खिलाफ लड़ाई की वजह से जो है कुछ इत्तेफाक तुर्की हुकूमत से हो गया है। लेकिन फिर भी तुर्की जो है वो थोड़ा सा इनसे डरा रहता है। हमारे यहाँ भी है और हमें भी तो खौफ रहती है कि क्योंकि ये पासदारान इत्तलात पिछले 40 साल से इनकी स्ट्रेटेजी यही रही है कि ये डराते हैं, धमकाते हैं, पैगाम देते हैं, और अगर आप लाइन पे नहीं आते तो आपके मुल्क में वो धमाके करवाते हैं और सेक्टेरियन लड़ाई करवाते हैं। और ये तो अब हम शुरुआत है हमारे साथ, ये तो हमारे काम तो हमारे यहाँ ये पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं खुफिया तौर पे। कभी भी ये सामने नहीं आए, कभी भी इन्होंने हमारे कानून नाफिज करने वाले पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ खुल के, पाकिस्तानी फौज ISI के खिलाफ खुल के बात नहीं की। ये छुप छुप के तैयारी करते रहे, बनाते रहे अपने एसेट्स ग्राउंड के ऊपर, अंडरग्राउंड। लेकिन ये अभी पिछले 5 साल जब से ये पकड़े गए हैं खुले हाथ, क्योंकि आपको मैं बताऊं 60 साल के अंदर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म की गई थी वो मेरी नजदीक वो 3 है। पहली जो थी वो थी मुक्ति बाहिनी जब बनी थी 71 की जंग, और फिर वो इन्वेजन इंडिया ने किया और वो सारा सब कुछ हुआ। दूसरी थी ये जो 9/11 के बाद TTP और BLA को NDF और का अफगान सरजमीन। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो थी वो ये है जो चाबहार में हुई है। ये पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ना अमरीकियों ने किया है, ना अफगानियों ने शायद इतना बड़ा किया है। इंडियंस तो खैर हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं, उधर भी थे बांग्लादेश के वाकये में, और ईरानियों के साथ इधर भी मिले हुए हैं। लेकिन इंडियंस ये काम नहीं कर सकते थे इस पैमाने। अफगानिस्तान में तो कम से कम हम गिला करते हैं कि NDS है, कुछ अफगानी हैं जो इंडिया में पढ़ लिख गए और उनके साथ मिल गए, लेकिन बहुत सारे अफगानी बाकी हैं जो हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ ईरान के अंदर तो इतने बड़े पैमाने पे एक सरकारी इदारे ने मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया को मौका दे दिया। तो उनका हदफ क्या है? हदफ बहुत सिंपल है, पाकिस्तान को कमजोर करना है। उनकी पासदारान इन्क़िलाब का तरीक़ेकार यही है कि किसी मुल्क से बराह रास्त ना लड़ो, अंदर से उन्हें कमजोर करो, सेक्युलरिज्म लेकर आओ। के हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो है ये प्रोटोकॉलिक दौरा है, ये प्रोटोकॉल वो है, इसमें कोई मेरे नजदीक जहां तक इंफॉर्मेशन है इतनी बड़ी कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है। इकोनॉमिक ताउन तंजीम है जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की, और बहुत पुरानी है, ये शाह ईरान के दौर में बनी थी, और उसके कोई इजलास है और उस हवाले से जो है एक दौरा भी है, एक दावत भी थी, जाहिर है। तो बेसिकली वजीर आजम जो है वो तो चाइना जा रहे हैं, असल जो ट्रिप है उनका वो चाइना का है, और वो गुजरते हुए तेहरान से चाइना जा रहे हैं बेसिकली।
तो लेकिन जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, जाहिर सी बात है वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ ईरान करवा रहा है तो उनको पैगाम तो देते होंगे कि भाई आप हमारे मुल्क में ये कार्रवाई करवाने बाज आ जाओ आप। मैं आपको ये मुझे इतना पता है कि अभी ये जो वाकया जो कल परसों ये जो ग्रुप पकड़ा गया है, इससे तो साबित होता है कि ये अभी भी तुले हुए हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि पिछले साल के आखिर में बहुत सारे जो है पिछले एक साल के अंदर कई बहुत अहम इजलास हुए हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और ईरान के जो इंटेलिजेंस और दूसरे इदारे हैं दरमियान, और उन्हें बहुत खुल के पैगाम दिया गया है कि हम आपकी सारी जो गेम है पाकिस्तान में पकड़ी गई है, हमने आपके बहुत सारे जो रिंग्स थे यहाँ पे वो बस्ट किए हैं, पकड़े गए हैं और ये काम नहीं चलेगा और आगे नहीं कर सकता, तो इसलिए अब हमारे साथ सीधा होके चलें और ये न करवाएं। और उन्होंने गारंटी दी कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो परसों तरसों पकड़ी गई है कराची के अंदर, ये जो ग्रुप पकड़ा गया है, इससे साबित हो रहा है कि वो तमाम तर कमिटमेंट्स जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आपको ये भी याद होगा शायद कि नवंबर 2017 में खुद हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो ईरान तेहरान गए और पहले पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री, वो बने जो पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर गए। ये आज तक जब से 79 से जब से इंकलाबी ईरान आया है उसके बाद से पहले मेरे ख्याल में कोई सरकारी पाकिस्तानी वक्त था ना बड़ा कोई हाई ऑफिशियल हमारा, चाहे वो फौज से हो या गवर्नमेंट से हो, जो पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर में गया। और ये जनरल बाजवा गए थे नवंबर 2017 में और ये बहुत बड़ा इक़दाम था। ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश थी ताकि कोई ये ना कहे कि हम ईरान के साथ एक बरादर मुल्क है, हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो कल कराची में हुआ है इससे साबित होता है कि अनफॉर्चुनेटली ईरान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बज़िद हैं फिर भी कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करें और हमारे खिलाफ काम करें। चलें अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसीली तज्जिया पेश किया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब। पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारियाँ जो शुरू से चल रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक के मुलव्वस हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अहदाफ हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम ये बात सुनते हैं कि हज़ारा कम्यूनिटी पर हमला हो गया, या इसी तरह से हम देखते हैं कि कराची में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जैसे एक जो पाकिस्तान के अंदर रवादारी का पैगाम लेकर अपने आप को मनवाया है जिन्होंने, उन पर हमला हो गया। और इसके अलावा बाकी जो मसालिक के लोग हैं उन पर जब हमले होते हैं तो बहुत से लोग मीडिया के प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। मीडिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आवाम को बहकाते हैं कि ये दरअसल एक दूसरे के खिलाफ नफरत की जंग है और ये एक दूसरे को चूंकि बर्दाश्त नहीं करते मसले के एतबार से, इसलिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। हालांकि ये जो अवाम है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, मसालिक हैं, ये उनकी कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो बैरूनी मफादात के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो बैरूनी आलाकार बनते हैं और वो फिर अपने अहदाफ के लिए मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को कत्ल करते हैं। मजीद बात कर लेते हैं कराची के अंदर जो तरबियत याफ्ता 6 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, उसी वाले से नवाज भुट्टो साहब सिंध से मारूफ सहाफ़ी हैं, हमारे लाइन पर मौजूद हैं। नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। यह फरमाइएगा कि कराची के अंदर 6 खतरनाक दहशतगर्दों का ग्रुप पकड़ा गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कराची के अंदर टारगेट किलिंग ज़्यादा होती रही, बिलखुसूस मजहबी शख्सियात की फ़िरका वारियत को बढ़ाने के लिए, तो ये लोग कौन हैं और कैसे पकड़े गए हैं? असल में सर जी, अपना जो असल बात है वो सिर्फ फिरकावारियत तक खत्म नहीं होती। आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान एक काफी अरसे से हालत जंग में है और खास तौर पे जो है वो पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक अहम वजह जो है वो ये है कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में वो आया था सामने, उस पर प्रॉपरली अमल नहीं किया गया। और दूसरी जो अहम बात है हमारे सामने आई है, जो मतलब पुलिस हुकाम भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्होंने की है कि अफगानिस्तान और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, जहां बॉर्डर क्रॉस करके पनाह लेना बहुत आसान है। तो कराची में एक वसी एक जाल फैला हुआ है और हैरान कुन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कराची में टारगेट किलिंग के ज्यादातर जो डील्स होती हैं या जो फैसले होते हैं या जो मामला लेन देन के होते हैं वो सारे अफगानिस्तान में होते हैं और अफगानिस्तान के साथ जो चीजें डील की जाती हैं वो इंडिया करता है, इंडिया को रॉ करता है वहां पे और वहां से फिर जो टारगेट यहाँ आते हैं। तो ये जो 6 खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप पकड़े गए हैं, तो इसके बारे में जो कहा है कि पड़ोसी ममालिक मुलव्वस हैं, यानी कि इंडिया का रॉ और ईरान ये दोनों मुलव्वस थे इसमें और जमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल हुई।
सर देखें, इसमें जो चीजें सामने आई, अब फैक्ट जो है वो तो कंप्लीट, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तभी सामने आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो गिरफ्तार हुए हैं ये वो हैं जो जस्ट एक फ्रंटमैन थे, या जिसको यूं कहेंगे जिनके हाथों में वेपन था। असल वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ करवाया। और हमेशा, जिस तरह आपको याद होगा, आपने ही एक प्रोग्राम किया था अपना अल-कितानी साहब वाला, बिल्कुल, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो दहशतगर्द थे वो बआसानी ईरान निकल गए थे, सऊदी सफारत का रुख करके वो ईरान चले गए थे। जी जी। अब उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर लेना बहुत इजी है बनिस्बत इंडिया जाने के, और इंडिया को जितनी भी डील्स करनी होती हैं वो अफगानिस्तान से करता है। और मतलब मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि रॉ बाकायदा अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी से डील करता है। वो फिर जो टेररिस्ट विंग्स या जो दहशतगर्द जो वहाँ नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, वह उनके साथ डील करते हैं। फिर वो यहाँ पे अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं और यहाँ पे टारगेट किलिंग होती है। चलें नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये थे हमारे साथ कराची से नवाज भुट्टो साहब। कराची के अंदर 6 खतरनाक दहशतगर्दों का ग्रुप पकड़ा गया है, और उस हवाले से ख़बरें ये हैं कि ये जो ख़तरनाक दहशतगर्दों का जो ग्रुप पकड़ा गया है, इसके जो ताल्लुकात थे वो पड़ोसी ममालिक के साथ थे। यही वजह है कि वो पड़ोसी ममालिक के हज़ारा कम्यूनिटी पर भी हमला करता है, बलूचिस्तान के अंदर भी, और इसी तरह कराची के अंदर भी मुख्तलिफ मसाले की शख्सियात को टारगेट करता है। यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के हवाले से, और तखरीबकार कौन है पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात के पीछे। पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात के पीछे कौन है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। और साहब, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर पहले मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर हमले की कोशिश की गई, फ़िरका वाराना फसादात के ज़रिए भड़काने की आग भड़काने की कोशिश की गई, और फिर हज़ारा बरादरी। आप इस पूरे वाक़े को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर हजारों का जो मामला है ना, ये काफी पुराना मसला है, और ये तकरीबन इसको 35-36 साल हो चुके हैं इस मसले को, और इसके बड़े डीप रूट हैं और अफगानिस्तान से चले आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस वक्त हजारे जो थे अमानुल्लाह की हुकूमत और उसके दरमियान आपस में लड़ाई के अंदर, ये अमीर हबीबुल्लाह की लड़ाई के अंदर ये एक सब पे हो गए थे, तो जीतने वाली पार्टी के ये दुश्मन बन गए थे, और फिर उसके साथ इन्होंने चलते चलते वहां पर एक पूरी अपनी फिफ्टम सी बना ली थी। और फिर जब इनकी आपस की ट्राइबल लड़ाई थी जिसको मसलकी रंग दे दिया गया था, और उसको एक शिया सुन्नी लड़ाई भी बना दिया गया था। किसी हद तक इन्होंने फिर ईरानियों के साथ अपना ताल्लुक भी बना लिया, और ईरानी जो थे अफगानिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए इनका साथ दिया करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले बहुत कम हजारे जो थे वो क्वेटा शहर में रहते थे, वो भी बहुत थोड़े से। इवन के जनरल मूसा भी था, वो भी एक बड़ी मामूली फैमिली से तरह खुद बताया करते थे कि मैं यहाँ बोस्तान के स्टेशन पे कुली होता था जब मैं यहाँ आया था। अच्छा। फिर आहिस्ता 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 ये आगे बढ़े, लेकिन जब वॉर शुरू हुई है इसकी अपना उसकी अफगानिस्तान की, तो हजारे जो हैं बाकी अफगान महाजरीन की तरह यहाँ आना शुरू हो गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर हालत ये थी, क्वेटा शहर के अंदर ये बहुत एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, उसके साथ साथ गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान मूसा भी मौजूद था, उसका इन्फ्लुएंस भी था, तो इनको फौरन यहाँ पर लोकल मिलने लगा, और उन्होंने वहां पर आके अपने आप को लोकल ट्राइब के तौर पर रिकग्नाइज करा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ईरान का इनकलाब आया है, तो ईरान के इनकलाब के बाद इन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि 5 जुलाई 1985 को इन्होंने एक जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनराइज करने की कोशिश की, और तरीके नफाज फिका जाफरिया जो है उसकी मूवमेंट चली। नहीं, 10% लोग जो हैं वो पूरे मुल्क में नफाज अपनी फिका का करेंगे। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था क्वेटा शहर का, जिसने क्वेटा शहर को दहला के रख दिया था, जिसमें कुछ 13 के करीब जो है अपना पुलिस वाले थे, उनके सर काट के लटकाए गए थे, और एक स्कूल था कायदाबाद गर्ल्स स्कूल, उस पर हजारों ने कब्जा कर लिया था। वहां बहुत से रेप की दास्तानें निकली थी, और आपस में मुकाबले शुरू हुए थे, पता नहीं क्या क्या कुछ, और कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। फिर उसके बाद गवर्नर मूसा को गवर्नर बना के भेजा गया था बलूचिस्तान का, और उसने आके आम माफी का ऐलान कर दिया था। फिर आहिस्ता 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 इनकी तंजीमें थी, ये चलते रहे,
सब कुछ करते रहे। फिर 2004 इनका आखिरी मेजर इंसिडेंट था कि जब मुहर्रम के जुलूस के ऊपर खुद कुछ हमला हुआ था, काफी सारे लोग जो थे बेचारे जाम भाग हो गए थे, लेकिन रिटेलिएशन में इन्होंने लियाकत बाजार को और पूरी की पूरी जो है अपना प्रिंस रोड जो था उसको आग लगा दी दुकानों को। वो उसमें हुआ यह था कि बलोच पठान सबकी दुकानें जल गई थी और वो कंपनसेशन भी हुई, लेकिन एक दिल में नफरत सी बन गई। अब होता यह है कि जब ऐसी ट्राइबल नफरत हो तो फिर एक रास्ता होता है कि किसी तरीके से दूसरे मसलक का साथ दिया जाए, और मसलक वाले भी इस चक्कर में बैठे होते हैं कि इनको कत्ल किया जाए, और उसके साथ साथ दूसरे फिर वहां पर ईरान का अपना एक बड़ा खास तौर पर इंफ्लुएंस है, फिर हजारों का अपना वहां पर एक हेडक्वार्टर सा है जो कि वो समझते हैं कि हम यहाँ पर कोयटा के अलावा कहीं और जा नहीं सकते, हमारा मसला जीना मरना यहीं बन चुका हुआ है। इस चक्कर के अंदर फिर रिहा के इर्द गिर्द के लोगों में वो एक आपस में रिफ्ट शुरू हुई। फिर मारने के लिए ज़ाहिर बात है कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होता है, इधर का मसलक उधर का मसलक। यही वजह है कि आप अंदाजा करें कि शिया सुन्नी के चक्कर में भी मरता है तो हजारा ही मरता है। वहां पर पंजाबी भी हैं, वहां पर दूसरे वो भी हैं, उर्दू स्पीकिंग शिया भी हैं। वो पंजाबी इमाम बारगाह बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, लेकिन उनको कोई नहीं कहता। कोई वजह यह है इनके साथ एक पुरानी दुश्मनी ट्राइबल चली आ रही है पश्तूनों की, रज़ारों की। ये है असल मामला। सर इसमें जिस तरह के आपने ईरान का भी जिक्र किया, तो ज़ैनबियून जो पाकिस्तान से भर्ती किए गए थे उसमें भी सुना है कि हज़ारा के लोगों को भर्ती किया गया था। फिर इमरान खान साहब का दौरा भी करीब आ रहा है, तो उस मौके पर इतनी बड़ी कार्रवाई का होना। फिर कल की खबर है कि CTD ने 6 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े हैं जिनका ताल्लुक ईरान से मिलता है, कराची से मुफ्ती तकी के उस्मानी। ये पूरा वाकया हो क्या रहा है? क्या इंडिया के साथ ईरान मिला हुआ है? देखिए ज़ैनबियून जो हैं और फातिमीन हजारे जो अफगानिस्तान से गए हैं। ज़ैनबियून में जो लोग गए वो पारा चिनार और किलगित से गए हैं, और वो लोग जो हैं अब सीरिया में चूंकि रोल कम हो गया तब वापस आएंगे, और बड़े ट्रेंड लोग हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर के लोग हैं, तो वो अगर वापस आएंगे तो वो बड़ा मसला मुझे लगता है कि कहीं मसाइल न बना के आगे। लेकिन ये है कि वो तकी उस्मानी साहब वाला भी बहुत बड़ा इशू है और पूरी की पूरी उसकी ट्रेल मिल रही है। असल मसला ये है कि जो नजफ और कुम में फर्क यही है कि नजफ के जो लोग हैं वो विलायत फकीह को नहीं मानते और वो इनकलाब को बाहर नहीं लेके जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जब वहां पैदी आएंगे तो उसके वक्त ही तब्दीली हो जाएगी और हम उस वक्त तक अपनी इबादत में मसरूफ रहें। जबकि कुम के लोग समझते हैं कि नहीं, इमाम महदी ना भी आए तो हमें इनकलाब ला के पूरी दुनिया के अंदर उसको अपना साबित करना है और हमने उससे अपनी फिका को नाफज करना है। यही वजह है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो चैन से नहीं बैठने देता। हाँ वो इराक में जाएंगे तब करेंगे, सीरिया में करेंगे, यमन में करेंगे, बहरीन में करेंगे, पाकिस्तान के जिस इलाके में होंगे वो करेंगे। ये है असल मामला। तो सर इसमें जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से जिस तरह से ये इनके मराजे हैं उनको पैसा ज्यादा चंदा जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर खुद मराजे क्यों नहीं है इनके? नहीं वो ईरान पाकिस्तान देखिए मर्जा तो उनके बड़ी हायरार्की बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। अब ईरान में 4 मर्जे हैं इस वक्त, और वो मर्जे जो है वो उनको एक खास लेवल पे एक पहले एक सतह आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उन मराजे का मामला है वो बड़ा मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं और उनको बखूबी क्लासीफाई किया जाता है। तो ये मामला है सर। जी चलें सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये थे हमारे साथ नाज़रीन किराम औरिया मकबूल जान साहब। पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी की लहर चली हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं? फ़िरका वाराना बुनियाद पर फसादात भड़काना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत की जो जंग है ये बहुत खौफनाक है। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने पिछले 10-15 सालों में जानें कुर्बान की हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ने उसे कंट्रोल किया है। अब नई एक साजिश है वो फ़िरका वारियत की है, इसे भी तोड़ना होगा और इस पर नज़र रखनी होगी। हर पाकिस्तानी का जो मसलक है वो पाकिस्तान होना चाहिए। ये जो बैरूनी दुनिया के जो लोग हैं, बैरूनी जो अनासर हैं तखरीबकार, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को आपस में लड़ाया जाए। अगर ये फ़िरका वारियत की आग भड़कती है तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। मज़ीद भी बात करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैरूनी जो दुनिया है वो अपने मफादात के हुसूल के लिए सरगर्म है। अब पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा सूबा है और जिसके अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्याती जो
काम हैं वो हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का जो तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा सी पैक जारी है, जहां पर गवादर पोर्ट के जरिए से पाकिस्तान की किस्मत या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदलने की बातें की जा रही हैं, उस सूबे के अंदर बदअमनी की बातें होती हैं, उस सूबे के अंदर तखरीबकारी होती है। और यही वजह है हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए या जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई वो 2 बड़े शहरों में हुई हैं, एक तो कराची में और फिर क्वेटा में और फिर उसके बाद जो है पेशावर में हुई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर दहशतगर्द आ कहाँ से जाते हैं और किस तरह से उन पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के अंदर जो लोग हैं वो कौन हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। मजीद बात कर लेते हैं बलोचिस्तान से मारूफ सहाफ़ी जनाब मीर बहराम बलोच साहब लाइन पर मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइए कि हज़ारा कम्युनिटी पर हमला हुआ और इससे पहले हमने देखा कि क्वेटा के अंदर ही बदअमनी की ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं, तो आपके ख्याल में दुश्मन कौन है, तखरीबकार कौन लोग हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2 ममालिक से लगता है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। और जो है ना फिर अफगानिस्तान में जो खिचड़ी पकती है तो फिर उसके असरात पाकिस्तान आ जाते हैं। और ये जो है ना फेंसिंग हो रही है, और आपने देखा होगा कि फेंसिंग को अफगानिस्तान को कंप्लीट करने छोड़ नहीं रहा है, जो बार लग रहे बॉर्डर्स पर। तो उसके साथ फिर जाहिर है उनके ताने बाने या लिंक्स जो है सीधा इंडिया से मिलते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर कोई दर्जनों के करीब कौंसल जनरल बनाया, ऑफिस बनाए गए। तो वो सारी इसी चीजों के मकसद पे है कि अफगानिस्तान खुद एक एस्टेब्लिश कंट्री नहीं है, तो वहाँ इतने सफारत खाने या कौंसल जनरल ऑफिस बनाने की तुक जो है ना अकल से बालातर है। तो इनमें तो कोई शक नहीं है कि जी कौन मुलव्वस है और किस तरह है और क्या हो रहा है। और उसका मीर साहब एक बात की जाती है, जैसे कि आपने भी देखा होगा हज़ारा कम्युनिटी, आप चूंकि बलूचिस्तान के अच्छी तरह से वहाँ सहाफ़ी हैं, वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, हज़ारा के साथ जो मामलात होते हैं पूरे पाकिस्तान की कौम दुख का इज़हार तो करती ही है, लेकिन सवाल ये होता है जिस तरह से आपने देखा कि 8 लोग उनके गए हैं, 12 दूसरे भी तो गए हैं, लेकिन फिर एक मखसूस तबका जो कहता है कि ये फ़िरका वारियत के नाम पर उनका कत्ल हुआ। तो आपके ख्याल में क्या ये फ़िरका वारियत का कत्ल हुआ है या कोई और लोग हैं, अपने मफादात उन्हें कुछ और थे? देखे जी, उनके अपने मिनिस्टर अब्दुल खालिक हज़ारा का उसी दिन ही एक निजी चैनल पर कुछ घंटे ही गुजरे थे, 24 घंटे नहीं कुछ घंटे ही गुजरे थे, उसने कहा जी ये एक ब्लैकमेलर है जो हमेशा ब्लैकमेल करके बैठ जाते और धरना करते और अपने ही इंटरेस्ट के मकासद पूरा करते हैं। और इस दफा जो है ना बिल्कुल वो टारगेट होते हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे, लेकिन उनको इस दफा उन्होंने एक सियासी रंग देने की कोशिश की, या जो है ना हमदर्दियां जो है ना 21 बंदे में शहीद हुए जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जिसमें बलोच, पठान और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस FC वाले मौजूद थे शोटा में। उन्होंने ये चीज नहीं किया, वो जो है ना हर दफा ये चीज करके इनको जो है ना एक टूल या टाल बनाकर बैठ जाते हैं और जो है ना बिल्कुल उनके साथ होता हम ये नहीं कहते, लेकिन जब उनके अपने ही बिरादरी जब 3 हिस्सों में डिवाइड हो तो फिर दूसरे क्या करेंगे। जी मीर साहब, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से वो अफगान मुहाजिरीन हैं तो ये भी अफगानिस्तान से आए हुए हैं, इनके कोयटा के अंदर बड़े बड़े बाजार हैं अपने, अगर कोई इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे तो इनके बाजारों में होता, तो इनको तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से सिक्योरिटी तो देता है, फिर ये रियासत के खिलाफ भी बातें करते हैं, तो ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं गलत करते हैं। नहीं जी, बहुत से लोग क्या, हर एक लोग कह रहे गलत कर रहे हैं। आप चाहे किसी बनाना रिपब्लिक में भी रहे, आप अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, गलत और सही वो एक अलग वो है, ठीक है, लेकिन जो हुकूमत उनको सपोर्ट दे रही है और अफगान रेफ्यूजीज को 34 साल से यहाँ रह रहे हैं और बलूचिस्तान का पाकिस्तान का हर चीज तबाह करने में अफगान रेफ्यूजीज का हाथ है, चाहे कलाशन कल्चर को देख ले, हेरोइन कल्चर आप देख ले, चोरियां देख ले, डकैतियां देख ले, और ये सब चीजों को उन्होंने तबाह किया है, लेकिन फिर भी हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है। और बहुत से जगहों पर उनको कहा गया कि जी हम आपके साथ ये ताउन करने के लिए तैयार है। अगर आपको याद हो कोई 1 साल पहले उनसे कहा गया था, 1 साल नहीं 3-4 साल पहले सॉरी, ठीक है ना, कि जी आप जो बारो ट्रेवल करते हैं हम आपको यहाँ से कोयटा से डायरेक्ट मशहद के थ्रू फ्लाइट ले जाएंगे और उसमें रेट में हम आपको डिस्काउंट देंगे। इस लेवल तक गवर्नमेंट तैयार है। कुछ चीजों में उनको भी सोचना चाहिए कि जी इन चीजों में काम करना है और गवर्नमेंट के साथ ताउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दहशतगर्दी का जो है ना
9/11 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का कोशिश किया गया उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। तो हम जब तक ताउन नहीं करेंगे तो हम कैसे अमन ला सकते हैं? हम नहीं, मतलब मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मजहबों की बात कर रहा हूँ, कौमियत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो है ना इकाई पर मुश्तमिल है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अफगान रेफ्यूजीज जो है ना, वो अगर उनका अपना मुल्क होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करते, सिक्योरिटी के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ से खुल के नारे नहीं लगाते। वो उनका मुल्क नहीं है जो उसके खिलाफ खुलकर ये नारे लगा रहे हैं। तो हजारा के बारे में भी कहा जाता है कि चूंकि ये रेफ्यूजीज हैं, इनको पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। इस सरजमीन पर जो भी, बल्कि दुनिया के हर सरजमीन में जो भी लीगल या इनलीगल रेफ्यूजीज है उनको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तक कि वो अपने मुल्क नहीं जाएंगे, उनका मुल्क आबाद नहीं होगा। और हमारे मुल्क कब तक इनका जो है ना 45,000 रेफ्यूजी, जिसमें अफगानी भी है, जिसमें बाकी कौम भी है, ठीक है ना, जिसमें जो हम कब तक इनको मेहमानदारी करते रहेंगे। हजारा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इनके बारे में सुना है कि ये लोग, जिस तरह से आपने खुद अभी बताया कि ये पाकिस्तान के बारे में इस तरह के खिलाफ बातें कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ आपके बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत या आप जैसे जो लोग हैं सहाफ़ी, उनके क्या वो राय है कि ऐसे लोग जो अगर कार्रवाइयों में मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर, उनको तो वापस भेज देना चाहिए? बिल्कुल जी, इस तरह के जो भी लोग स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस है, बल्कि आम बंदे के कत्लेआम में मुलव्वस है, उनको वापस उनके जो है ना लीगल तरीके से डिप्यूट होना चाहिए। हम कब तक इस दहशतगर्दी के मद में अपने मासूम शहरियों के कुर्बानियां देंगे? मतलब हमारे 11 सिक्योरिटी एजेंसी वाले अभी के धमाके में शहीद हुए हैं। टोटल फिगर जो है ना दहशतगर्दी के मद में 6,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के, और फिर हम बैठकर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बात करें, नारे लगाएं, तो उन्होंने कुर्बानी फिर किन के लिए दी है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या वो किसी घर से नहीं आए? उनके क्या फैमिली नहीं है? उनके खिलाफ बिल्कुल स्टेट में पहले भी कार्रवाई की है। स्टेट का जो है ना बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जा रहा है, उसको बाद में भी करना चाहिए। और हमेशा की तरह कार्रवाई कर में उसमें किसी को बाला ताक नहीं रखा जाए, सबको इक्वल जो है ना कार्रवाई करके उनको अपने इलाके भिजवा जाए। चले मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बलोचिस्तान से मीर बहराम बलोच साहब हमें बता रहे थे कि हज़ारा कम्युनिटी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती है, अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। अगर वो दीगर मुहाजिरीन की तरह पाकिस्तान के लॉ और पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते हैं, तो फिर तो उनको रहने दिया जाएगा। अगर वो पाकिस्तान की मुखालफत में पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के दीगर अवाम को अपने ऊपर जालिम डिक्लेयर करने के लिए, या उन पर जो हमले होते हैं वो भी उनके अपने ही लोग अगर करवाते हैं तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को मीर बहराम बलोच साहब ने जैसे कहा कि बाकी लोगों की तरह इनको फिर अपने मुल्क भेज देना चाहिए। तो क्या हज़ारा को पाकिस्तान के अंदर से निकाला जाएगा? और क्या जिस तरह से ये मुहाजिरीन हैं तो इन मुहाजिरीन को वापस अपने मुल्क जाना चाहिए, जिस तरह से बाकी जो अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके बारे में आता है कि वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, तो क्या उनकी तरह इनको भी निकाला जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर हम क्यों बैरूनी लोगों की वजह से अपने आप को या अपने मुल्क को आग के अंदर झोंकें या अपने मुल्क को बर्बाद करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मजीद बात कर लेते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। इसराइली यहूदियों ने फ़लस्तीन के अंदर जो जारियत मुसल्लत की हुई है वो जारी है, और बदकिस्मती ये है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसराइली यहूदी दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और ग्रेटर इसराइल नामी मंसूबा भी आगे बढ़ रहा है। और हमने देखा कि इसराइल के अंदर जो अभी इंतखाबात हुए हैं, 5वीं मरतबा नेतन्याहू जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आज़म बन गए हैं। कट्टर किस्म के यहूदी हैं और उनके नज़रियात भी यही हैं कि इसराइल को वसअत दी जाए और शाम पर कब्ज़ा किया जाए। यही वजह है कि हमने देखा कि कल भी शाम के अंदर जो है कार्रवाई की है इसराइल ने, और वहाँ पर रूसी ईरानी लोगों को मारा है, और वहाँ शाम की ज़मीन पर भी इसराइलियों का कब्ज़ा देखने में आ रहा है। और फिर बदकिस्मती ये है कि फ़लस्तीन जहाँ पर बहुत सी इस्लामी मकामात हैं, इस्लामी तारीख़ है, वहाँ के इस्लामी मकामात को, इस्लामी शनाख्त को मिटाने के लिए यहूदियों ने कमर कसी हुई है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि यहूदियों ने एक वहाँ की जो तारीख़ी मस्जिद है जो बहुत पुरानी थी उसको शराब खाने में बदल दिया, और उस मस्जिद के अंदर उन्होंने शादी हाल बना दिया। बेहुरमतियाँ की जा रही हैं, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, मसाजिद की बेहुरमतियाँ की जा रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अब्बासी दौर के अंदर, जब उनके दौर का, जब उन अब्बासी दौर जब ख़त्म हुआ, तो उस वक्त जिस तरह से ततारियों ने इराक के अंदर मसाजिद के अंदर, इराक की मसाजिद के अंदर घोड़े बांधे थे, वहाँ की जो अलमारियाँ थी कुरान पाक की, वहाँ पर उन्होंने घोड़ों के लिए घास फूस रखा था। इसी तरह से यहूदी भी आज फ़लस्तीन
फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा कहाँ गई हुई है, रिपोर्ट देख लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फ़लस्तीन की तारीखी मसाजिद के खिलाफ इसराइली यहूदियों की साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली फ़लस्तीन के इलाके सफद की मकामी इंतजामिया ने 13वीं सदी में तामीर की जाने वाली अल अहमर मस्जिद को शराब खाने और शादी हाल में बदल दिया है। फ़लस्तीनी इस्लामी वक्फ के सेक्रेटरी खैर तबारी ने कहा कि जब मैंने मस्जिद के अंदर होने वाली तखरीब कारी देखी तो मैं सदमे का शिकार हो गया। मिंबर पर मौजूद कुरानी आयात की खताती को इब्रानी में 10 अहकामात से तब्दील कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सफद के इलाके में मौजूद कई मसाजिद की यही कहानी है। इसी तरह 1319 में बनाए गए एक यूनानी मस्जिद को आर्ट गैलरी में तब्दील करके यहाँ इबादत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक खैर तबारी ने कई साल पहले नासरा की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें मज़कूरा मस्जिद को इस्लामी वक्फ के हवाले करने की दरखास्त की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से अभी तक इस मुकदमे पर फैसला नहीं किया गया। खैर तबारी ने बताया कि उन्होंने अपनी दरखास्त के साथ इस मस्जिद की मलकियत और असल दस्तावेजात और यहाँ फराम की जाने वाली खिदमात की मुआवजों की फहरिस्त भी जमा कराई थी और अब मज़कूरा मकाम का नाम तब्दील करके खान अल अहमर रख दिया गया है ताकि बतौर मस्जिद इसकी हुर्मत की तरफ से तवज्जो हटाई जा सके। इससे कबल 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के बाद मुतअद्दिद मरतबा इस मस्जिद की बेहुरमती की जा चुकी है। इब्तिदा में इसे यहूदी इबादत गाह और यहूदी स्कूल में तब्दील किया गया था। बाद अज़ां 2006 में कपड़ों के गोदाम में तब्दील करने से पहले इसे इसराइली सियासी जमात का इलेक्शन ऑफिस बना दिया गया था। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुक्काम फलस्तीनी मकबूजा इलाकों में मुसलमानों की शनाख्त को मस्क करने के लिए इस्लामी मकामात पर मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फलस्तीनी वजीर औकाफ और मजहबी उमूर यूसुफ अदाइस के मुताबिक यहूदियों ने अक्सर फलस्तीनी औकाफ के मकामात और मस्जिदें बदल दी हैं और ऐसा इन इलाकों में किया गया है जहां के मकामी लोगों को जबरी तौर पर बेदखल करके यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। इनका कहना था कि यहूदियों ने मुतअद्दिद मजहबी मकामात को नाइट क्लब और यहूदी इबादत गाहों में तब्दील किया है, जबकि कुछ को तबाह भी कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने रिपोर्ट में देख लिया कि किस तरह से इसराइली यहूदी जो हैं वो इस्लामी मकामात को, इस्लामी मसाजिद को मिटा रहे हैं। वहाँ इस्लामी मसाजिद के अंदर बेहुरमतियाँ कर रहे हैं। तारीख़ी मसाजिद जो ज़ाहिर बेबरस ने बनाई थी अल अहमर मस्जिद, और इसके अलावा भी अंबिया की सरजमीन कहा जाता है फ़लस्तीन को, वहाँ की मसाजिद के अंदर इसराइली यहूदी घुस जाते हैं। मस्जिद अक्सा जो क़िबला अव्वल है उसकी बेहुरमती की जाती है और मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी जूतों समेत घुस जाते हैं। वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता बल्कि यहूदी खुद चले जाते हैं। और कई दफ़ा हमने देखा रमज़ान मुबारक चूँकि अब करीब आ रहा है, रमज़ान मुबारक के मौके पर भी और इसके अलावा आम दिनों में भी यहूदी वहाँ की बेहुरमतियाँ कर रहे हैं। और बल्कि अब तो ये देखने में आ रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस्लामी जो मसाजिद थी, तारीख़ी मसाजिद थी, उनको मिटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मजीद बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के मारूफ सहाफ़ी जनाब जलाल महमूद अल-फ़रा साहब गज़ा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि जो इसराइली यहूदी हैं वो शुरू दिन से इस्लामी मकामात को, इस्लामी शनाख्त को फ़लस्तीन से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मशहूर जो मस्जिद थी उसके बारे में आता है कि उसे शराब खाने में और शादी हाल में तब्दील कर दिया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसराइली यहूदियों के अज़ाइम क्या हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए गुलाम नबी भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिद अल अहमर यानी उर्दू में कहा जाता लाल मस्जिद, और ये लाल मस्जिद अल मस्जिद अल अहमर इसलिए ये नाम रखा गया है इसका क्योंकि ये लाल ईंटों से बना हुआ है और बड़ी चमक लाल ईंटें हैं, बड़े खूबसूरत है। अच्छा, ये जो मस्जिद, इसकी तारीखी में चंद सेकंडों में आपको बता दूं, ये बना है सन 1276, जो कि ज़ाहिर बेबरस जो सुल्तान था उस वक्त, उसने बनाई थी उन्होंने 1276 1276 की सन, मतलब 1276 में। अच्छा, और ये सबसे पहले जामा था जिसके अंदर सफद के अंदर इलाका है फ़लस्तीन में जिसका नाम है सफद। अच्छा, इस इलाके के अंदर ये सबसे पहले दारुल उलूम था। अच्छा, मदरसा था, पहला मदरसा था वहाँ।
बिल्कुल बिल्कुल दारुल, हम तो अरबी में दारुल उलूम कहा जाता है, या आप इसको मदरसा कह लें। और ये इसकी बड़ी एक वैल्यू है और बड़ी इसकी जो है ना तारीखी वैल्यू था। अच्छा, ये यहूदियों ने सबसे पहले इन्होंने जो किया है इस मस्जिद को मिटाने के लिए, वो ये थे, इन्होंने उसके अंदर अपना क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन सेंटर बनाइए। अच्छा। उसके बाद इलेक्शन सेंटर बनाने के बाद यहूदियों ने आस्ता आस्ता करके जो है इन्होंने इसके अंदर फिर क्या कहते हैं उसको, अपने म्यूजियम बनाइए। म्यूजियम बनाने के बाद इन्होंने बल आखिर इन्होंने शादी हॉल और शराब खाना, अभी जो रिसेंटली इन्होंने की उसको शराब खाना और शादी हॉल बनाई है। और वैसे शादी हॉल सही के यहूदियों की शादी हॉल में तो वैसे ही शराब खाना होता है। अच्छा, अब ये भी बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये पहला मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद से पहले और भी मस्जिद है जो मस्जिद अस्सूक के नाम से मशहूर है, जिसको यहूदियों ने म्यूजियम बनाई थी। एक और मस्जिद है जिसका नाम है मकाम याकूब, इन्होंने यहूदियों को दारुल इबादत बनाई है। तीसरा मस्जिद ऐन जैतूना, तौबा नाउजुबिल्लाह, इन्होंने उसको भैंस का बाड़ा बनाई है, भैंस का बाड़ा। यानी अब ये मस्जिद अल अहमर, ये चौथा नंबर जो यहूदियों ने उस इलाके का इसके जो मतलब उसको तब्दील कर दिया। अब यहूदियों का क्या इरादा है यहूदियों का महमूद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये मसाजिद को बहुत इनकी बेहुरमतियां कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के हवाले से भी हम सुनते रहते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर भी यहूदी बेहुरमती करते हैं, तो आप उस पर क्या बताएंगे कि उर्दू दुनिया को, कि वो उनको पता चले कि यहूदी मस्जिद अक्सा के साथ किस तरह की बेहुरमतियां करते हैं? देखिए गुलाम नबी भाई, मैं जब मस्जिद अक्सा का नाम आता है और इसकी बेहुरमती जो किया जा रहा है, अब मैं क्या कह, दिल खून का आंसर हो रहा है, खुदा की कसम दिल खून का आंसर हो रहा है। मस्जिद अक्सा के ये जो यहूदी है अब लगे हुए उसको, इसकी बेहुरमती में, उस पर हमला करने में लगे हुए। और एक दिन अगर हमारे मुसलमानों का यही हाल रहा, एक दिन वो आएगा जब हम रोएंगे बहुत इस मस्जिद अल अक्सा। अस्सा मस्जिद अल अक्सा के साथ जो किया जा रहा है, जिसके लिए इस वक्त उर्दू मुखालफत भरपूर मजम्मत और भरपूर मुखालफत कर रही है, ये मस्जिद अल अक्सा का मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल करूंगा कि हमारी उम्मती मुस्लिमा कब जागेगी? मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल, इसको कब तक इस तरह इसी हालत में छोड़ दिया जा रहा है? कब तक होगा ये सब कुछ है? मुझे गुलाम भाई, मुझे थोड़ा इजाजत दे कि मेरे दिल खून का आंसू हो रहा है। मैं अपने मुकद्दस मस्जिद को देखकर, क़िबला अव्वल को देखकर इस हालात में मेरा दिल फट जाएगा। और मजीद और यहूदियों को अगर डील दिया गया है, यहूदियों को अगर रोका ना गया है, तो बहुत कुछ करेंगे कुछ आने दिनों वालों में, और बहुत दूर वाले दिन नहीं है, चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे। आपको हमेशा पता होगा कि मैं जिस चीज के पेशगोई करता हूँ अल्लाह के फजल करम से वो साबित हो जाता है। अभी कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा कि यहूद ये क्या करते हैं, हमारा पाक इस मस्जिद अक्सा के अंदर क्या करने वाले हैं, आप खुद देख लीजिएगा। और उस वक्त आप मुझे इसी तरह फोन करके मुझे कहे कि जलाल भाई आपने वाकई ये बात बताइए हमें। जी, इसमें फिर क्या करना क्या चाहिए, हमारा क्या अभी हक बनता है? फिर मुसलमानों का हक क्या? मुसलमान मस्जिदुल अक्सा ये क़िबला अव्वल है, हमें उठना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें कुछ भी करना है। इस मस्जिद की बेहुरमती नहीं होने देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। मस्जिदुल अक्सा ये वही मस्जिद है जो एक दिन हम सब अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे, हमसे पूछ लिया जाए अल्लाह ताला कि तुम लोगों ने क्या किया इस मस्जिद अल अक्सा। अल्लाह ताला उन मुसलमान अफवाजों से भी पूछेगा कि आप लोगों ने इस मस्जिद के लिए क्या किया है, इसकी हिफाजत के लिए क्या तुम लोगों ने इकदाम किए, क्या कुर्बानी दी है। ये अल्लाह ताला के एक, देखिए एक बात आपको, ये सिर्फ फलस्तीनी की जिम्मेदारी नहीं है, फलस्तीनी बेबस है, फलस्तीनों का बस कुछ भी नहीं है। फलस्तीनों के यहाँ तक हवा बंद किया हुआ यहूदियों ने,
अब आप बात आ गई है कि हमारे मुसलमान जो दूसरी ममालिक में, हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके पास ताकत है, जो वो इसराइल के खिलाफ, इसराइल के सामने खड़े हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो कब तक खामोश रहेंगे? कब तक खामोश रहेंगे? जी महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात है क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन, जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाई थी, यही वो मुबारक मकाम है जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे। यही वो मकाम है जिसकी खातिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर रवाना किया था। यही वो मकाम है जिसकी खातिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना एक लश्कर तश्कील दिया था, जिसको ईसाइयों से आज़ाद कराया था, और जिसकी खातिर लाखों, मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोगों ने मस्जिद अक्सा की हिफाजत की खातिर अपना खून का नजराना पेश किया है। आज मस्जिद अक्सा क्या यतीम हो गई है? क्या मस्जिद अक्सा को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए 1.5 अरब जो मुसलमान हैं वो अपाहज हो गए हैं? मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए क्या मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है? मुसलमानों की वो फ़ौज कहाँ गई? कहाँ है वो आपका एटम बम? कहाँ है वो आपकी फ़ौज? कहाँ है वो आपका जज्बा जिहाद? कहाँ है वो आपके नारे? कहाँ है वो आपका कुरान? कहाँ है वो आपके अहादीस जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिफाजत का दर्स दिया था? यह मस्जिद अक्सा यहूदियों की नहीं है, यह मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है। मुसलमानों ने इसके लिए जानें कुर्बान की हैं। लाखों लोगों ने अपना खून दिया है, अपने खून से इसकी हिफाजत की है। और आज ऐसे दौर में जब मुसलमानों के पास तमाम के तमाम वसाइल हैं, मुसलमान बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया से माला माल वो मुल्क, वो अरब ममालिक, आज उनकी गैरत कहाँ सो गई है? अरब मुल्कों को क्या याद नहीं आता कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी? बदकिस्मती ये है, आपने वो वीडियो देखी होगी नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन के लोग पाकिस्तान की फ़ौज को पुकारते हैं, फ़लस्तीन के लोग पाकिस्तान की आवाम को पुकारते हैं, फ़लस्तीन के लोग पाकिस्तान को पुकारते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एटमी मुल्क है, इस्लामी दुनिया का फ़ख्र है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। दुनिया का हर मुसलमान जिसके दिल में कलमा तैयबा है वो फ़ख्र करता है कि मेरे मुसलमान भाइयों के पास एटम बम है। लेकिन क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो फ़लस्तीन की हिफाजत करे? क्या आखिर हम मुसलमान जो मस्जिद में जाते हैं, 5 वक्त जाके नमाज पढ़ते हैं, हमारे दिल, हम किस तरह से ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारी मस्जिद के अंदर भैंसें बांधी जाएं, हमारी मस्जिद के अंदर शराब रखी जाए, हमारी मस्जिद के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की जाए, मुसल्ले की बेहुरमती की जाए? हम कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं? हमारा खून आखिर क्यों नहीं गर्म होता? हम क्यों गैरत नहीं खाते? हमारे अंदर वो हया कहाँ चली गई है? हमारे अंदर वो जज्बा ईमान कहाँ चला गया है? कौन आएगा? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम ही हमने देने हैं? क्या सिर्फ हम यही कहने के लिए रह गए हैं कि हम सैयदना उमर को मानते हैं? क्या हम सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देने के लिए? आज रसूल अकरम मस्जिद अक्सा की जो हिफाजत है, इसका मतलब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की हिफाजत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस मदीना मुनव्वरा में है, तो दूसरी तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर अंबिया किराम की इमामत करवाई थी और जिस मकाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए थे, उस मकाम की हिफाजत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक शहर मदीना है उसकी तरह है। और फिर ये क़िबला अव्वल है और इसकी तरफ अल्लाह ताला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ जाने की इजाज़त दी है, हुक्म दिया है कि आप उसकी ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। आखिर हमारी गैरत कब जागेगी? नाज़रीन किराम, हम में से हर बंदे को सोचना होगा। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है, आज फ़लस्तीनी हमारी बहनें जिनकी उम्रें 13-13 साल है, उससे भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, 7-7 साल हैं, 5-5 साल की बच्चियां हैं, हाथों में उन्होंने कंकर उठाए होते हैं, यहूदियों को मारते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं मार सकते हैं? हम जी भी रहे हैं, हमारे पास जिस्म भी है और हम सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहनें फ़लस्तीन के अंदर किस तरह से, किन अज़ियतों का शिकार हैं। यहूदी बच्चों को पकड़ते हैं और उनको मारते हैं, और यहूदी वहाँ की ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक करते हैं हमें मालूम है। और हमें पता है कि वो बच्चियों के साथ, वो बच्चियाँ हाथ में कंकर होते हैं। हमने ऐसी ऐसी तस्वीर देखी हैं कि यहूदी गोलियाँ चलाते हैं ज़रेआम, औरतों के दुपट्टे खींचते हैं, घरों में घुस जाते हैं,
कितने हज़ारों कैदी हैं फ़लस्तीनी जो इस वक्त यहूदियों की जेल में हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर कहाँ हमारी गैरत मर गई है? हम कब जागेंगे? नाज़रीन इकराम, ये इस्लाम और मुसलमान, ये कलमा तय्यबा, ये कुरान, ये हमारी नमाजें, ये हमारी इबादतें, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़ाती मकसद के लिए हैं। इस्लाम का दर्स ये नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सिर्फ नमाज पढ़ लें और आपका काम ख़त्म, आप अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गए। इस्लाम सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि आपने सिर्फ कलमा तय्यबा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, हज करना है, रोज़ा रखना है, बस। इस्लाम का ये मकसद नहीं है। असल ज़िंदगी ये है, असल मकसद ये है कि हमारे मुसलमान भाई पर जब जुल्म हो रहा है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारी एक मुक़द्दस ज़मीन को जलाया जा रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये असल काम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम के तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। आज हम क्यों दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं? हमें दर्द महसूस करना होगा। नाज़रीन किराम, आज मस्जिद अक्सा है, खुदा न खास्ता नेतन्याहू जीत गया है और नेतन्याहू सदी की जो सबसे बड़ी डील है जिसके मुताबिक फ़लस्तीन यानी मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा भी करना है। अगर नेतन्याहू मस्जिद अक्सा को गिरा देता है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, नीचे से खुदाई जारी है, मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिशें हो रही हैं, और फिर हमारे पास क्या रहेगा अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के लिए? उम्मत आकर हिसाब मांगेगी आज हमसे, जो आज हम जी रहे हैं 2019 के अंदर, तो उम्मत आकर हमसे हिसाब मांगेगी। हमें उठना होगा, हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि हम में से हर किसी का घर इसी तरह से उजड़ जाए। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है हमारे पास, उस पर हमने बात करनी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जुर्रत को दाद देनी पड़ती है, उनके जज्बे जिहाद को दाद देनी पड़ती है कि किस तरह से उन्होंने 18 साल से अमेरिका के साथ उन्होंने लड़ाई की है। अफ़गान तालिबान जीत चुके हैं, अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत भी कायम होने वाली है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के अंदर अफ़गान तालिबान को ताना दिया जाता था कि वो ख़वातीन के मामले में शिद्दत पसंद हैं, क़दामत पसंद हैं। इस्लाम को दहशतगर्दी का, क़दामत पसंदी का, शिद्दत पसंदी का ताना दिया जाता था। अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन को पहली मरतबा मुज़ाकरात में शामिल किया और कहा कि अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम ख़वातीन को बराबर हुकूक देंगे, ख़वातीन के जो मामलात हैं उन मामलात में ख़वातीन को गवर्नमेंट में भी शामिल करेंगे। इसी वाले से रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान गुज़श्ता 1 साल से मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। मुज़ाकरात में जहां कई चीजों पर इत्तेफाक सामने आया है, वहीं कई चीजों पर डेडलॉक बरकरार है। अमेरिका ने अफगान तालिबान को यकीन दहानी कराई कि ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान से इनखला चाहती है, ताहम तालिबान को अमरीकी यकीन दहानियों पर ज्यादा अतमाद नहीं है। यही वजह है कि मुज़ाकरात के दौरान तालिबान ने अल-फतह नामी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके जरिए मुख्तलिफ शहरों की जानिब अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी है और अमरीकी फौजी अड्डों पर अफगान तालिबान ने कई कार्रवाइयां भी की हैं। ताहम अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मरहले में अफगान तालिबान ने वफ्द में पहली मरतबा खवातीन के वफ्द को भी शामिल किया है। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स ने तालिबान की जानिब से अपनी टीम में खवातीन को शामिल करने पर राय लेते हुए लिखा कि खवातीन के हुकूक के लिए सख्त क़दामत पसंद रवैये की वजह से बदनाम ग्रुप के लिए ये इकदाम मुतालबात को हल करने की जानिब एक बड़ा कदम है। तालिबान के तर्जमान ने राइटर्स को बताया कि इन खवातीन का तालिबान के सीनियर अराकीन के साथ कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है। ये मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद आम अफगान हैं जो हिमायती हैं और इस्लामी रियासत की जिदोजहद का हिस्सा हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमती मामलात बिलखसूस खवातीन के मामलात में अफगान खवातीन को शामिल कर रहे हैं। खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए अफगान तालिबान की जानिब से स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियां कायम की जा रही हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से भी तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द भेजने का ऐलान किया है, जिसमें खवातीन को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में तालिबान को अफगान हुकूमत और अमेरिकी फोर्सेज के खिलाफ मौसम बहार की जारहाना कार्रवाइयों के ऐलान को वापस लेने पर कायल किया जाएगा और एक जामे जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा।
ज़ल्मे खलीलजाद ने अपनी ट्वीट्स में इस बात की तस्दीक की कि वो अफगानिस्तान में जामे जंगबंदी के इंतजाम पर तवज्जो मरकूज किए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुज़ाकरात के अगले मरहले को फैसला कुन करार दे चुके हैं। ताहम ये देखना बाकी है क्या वाकई अमरीका अफगानिस्तान से इनखला चाहता है या फिर मुज़ाकरात के जरिए जंग को तूल देना चाहता है। आप खुद ही देख लें क्या करना चाहता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देख ली रिपोर्ट और रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ने पहली मरतबा ख़वातीन को अपने हकूमती और जो मुज़ाकराती टीम है, वफ़द है, उसमें शामिल किया है। दुनिया के अंदर ख़वातीन के बारे में ताना दिया जाता है कि मुसलमान ख़वातीन के मामले में शिद्दत पसंद है, मुसलमान क़दामत पसंद है, ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने देते, ख़वातीन को जॉब नहीं करने देते, ख़वातीन को पढ़ने नहीं देते, ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों के ख़िलाफ़ हैं। बिलखुसूस जो पख्तून कल्चर है उस पूरे के पूरे कल्चर को ये कहा जाता है कि वो ख़वातीन के मामले में इंतहाई क़दामत पसंद हैं। और तालिबान की जब हुकूमत आई थी तो उनको भी ताना दिया गया था, और आज तालिबान ने दुनिया के सामने ये रखा कि वो ख़वातीन की मुखालिफ नहीं है, ख़वातीन के पढ़ाई के, ख़वातीन की तालीम के मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो ख़वातीन को हकूमती ओहदों पर शामिल करना चाहते हैं। वो ख़वातीन को अहम जो जिम्मेदारियाँ हैं वो देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जो ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ हैं, ख़वातीन उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाएंगी। जो मर्दों की जिम्मेदारियाँ हैं वो ख़वातीन नहीं चला सकती। मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद कासिम साहब लाइन पर मौजूद हैं, माहिर अफ़गानी उमूर। कासिम साहब, क्या कहेंगे आप कि अफ़गान तालिबान ने पहली मरतबा ख़वातीन को मुज़ाकराती टीम में शामिल किया है, ये कौन ख़वातीन है? अफ़गान तालिबान ने इसका एक वजाहती बयान जारी किया है। असल में ज़राए इब्लाग में चलने वाले खबरों के मुताबिक अफगान हुकूमत ने 150 अफराद की लिस्ट जारी की है जो कतर में अफगान तालिबान के साथ बैनुल अफगानी मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। उसमें गवर्नर्स भी है, उसमें ख़वातीन भी है, उसमें वज़रा भी है, उसमें सियासतदान भी और साबिक़ जिहादी भी है। लेकिन इसमें अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि ख़वातीन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगी। तो उसने ये कहा था, उसके बाद उसने एक वजाहती बयान जारी की कि रूस में भी अफगान हुकूमत और अफगान सियासतदानों की जानिब से जो ख़वातीन आई थी उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तालिबान के जानिब से कोई खातून इस मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगी, न वो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में हिस्सा लेगी और न ही कतर में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेगी। दूसरे ज़राए इब्लाग में 2 दिन से जो जारी है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, इसके हवाले से भी उन्होंने वजाहत जारी की कि फिलहाल मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं। तो लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि रूस के अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसमें तो ख़वातीन शामिल थी, तो इसमें अगर ख़वातीन को शामिल किया जाता है तो फिर इसमें हर्ज क्या है? अफगान तालिबान यही कह रहे हैं कि अफगान सियासतदान, अफगान हुकूमत अगर ख़वातीन को बहसीयत अफगान ख़वातीन शामिल करे तो हमें एतराज़ नहीं है कि वो ख़वातीन के हुकूक के हवाले से हम मुस्तक़बिल में करें। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से कोई खातून मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगी। रूस में भी अफगान के साबिक़ सदर करज़ई की क़ियादत में जो ख़वातीन आई थी, तालिबान ने उस पर एतराज़ नहीं उठाया। तालिबान कह रहे तालिबान की जानिब से कोई खातून जो है ना मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगी और तालिबान ही मुज़ाकरात में मत तालिबान जो है ना उसके जो रहनुमा है वो जो मुज़ाकरात की टीम है 14 लोगों की वही शिरकत करेंगे। लेकिन अफगान तालिबान ख़वातीन के मामले में उनकी पढ़ाई और उनके कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटियों के तो हामी हैं। ख़वातीन को जो उनके मामलात हैं उस हवाले से तो वो उनको आगे लाना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने 1 अप्रैल से जो उनका तालीमी साल शुरू हुआ है उसके हवाले से रोशन अफगानिस्तान के नाम से एक उनका तालीमी कमीशन ने एक एलानिया जारी किया है जिसमें कहा है कि अफगान ख़वातीन के कॉलेजों में ख़वातीन असातिज़ा तैनात होने चाहिए और ख़वातीन के लिए अलहदा कॉलेज होने चाहिए। 5वीं जमात तक अगर बच्चे और बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया जाए तो ठीक है, लेकिन 6ठी जमात से जो बच्चियां हैं उनके स्कूल अलहदा होगा और उसके जो ड्रेस कोड है वो भी अलहदा होगा और वो काला ड्रेस कोड होगा। जबकि बच्चों के लिए तालिबान ने जो ड्रेस कोड तजवीज़ किया है वो सफ़ेद शलवार कमीज और सफ़ेद टोपी है। इसके साथ तालिबान ने अफगानिस्तान में बंद 800 में से 400 स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है और जो वार्डलार और जो जंगजू के जेर कब्जा स्कूल है जिन पर कई सालों से उन्होंने कब्जा किया है और जिन हुजरे बनाए हैं और कब्जे के, उनको भी उन्होंने इंतबाह जारी किया कि इन स्कूलों को खाली कर दे ताकि बच्चे तालीम हासिल करें।
चलें, कासिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन किराम, कासिम साहब का ये कहना था कि अफ़गान तालिबान की तरफ से वजाहती बयान भी आया है जो मीडिया पर नहीं चल रहा, तो उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई ख़वातीन शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो अक्सर जो मीडिया है वो इसी पर बात कर रहा है। बरतानवी खबर रसाई इदारे, जो मशहूर इदारा है राइटर्स, उन्होंने अफ़गान तालिबान के हवाले से लिखा कि अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं, उनकी जो टीम है वो कह रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन है वो भी जिस तरह से अफ़गान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन जाएंगी मुज़ाकराती टीम में, इसी तरह से अफ़गान तालिबान की तरफ से भी जाएंगी। इसलिए जो ज़्यादातर मीडिया है जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान और बाकी दुनिया का, वो यही कह रहा है अफ़गान तालिबान के हवाले से। लेकिन अगर वजाहती बयान दोबारा आया है तो इसके मुताबिक जिस तरह से उन्होंने कहा कि वजाहती बयान उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से नहीं होंगी, उनकी तरफ से अगर कोई ख़वातीन आती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा कदम है ख़वातीन के हवाले से अफ़गान तालिबान का। बहरहाल नाज़रीन किराम, चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, बल्कि ऊपर हो गया है, और आखिर में बात कर लेते हैं मुख्तसरन अमेरिका के अंदर मुसलमानों का जो कत्ले आम है उस हवाले से जो एक इस्लामोफोबिया है वो बढ़ाया जा रहा है। और हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप हैं, एक खबर सामने आई है और ये रिपोर्ट सामने आई है, अमरीकी जो ज़राए अबलाग हैं, मीडिया है, वहाँ पर ये रिपोर्ट छपी है कि जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, उनको वहाँ पर एक उनके साथी हैं, उन्होंने $1 मिलियन जो हैं वो इससे लिए दिए हैं ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये को, नफ़रत अंगेज़ मुहिम को परवान चढ़ा सकें। ये वजह है कि हमने देखा कि अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद जज्बात रखते हैं, और इल्हान उमर जो पहली अमरीकी जो कांग्रेस है उसकी वो मुसलमान खातून रुकन बनी थी, उनको ट्रंप ने धमकी दी और ट्रंप ने कहा कि और एक इस तरह की वीडियो जारी की। ट्रंप ने खुद अपने ट्वीट में लिखा कि तुम लोग जो 9/11 का वाक़या हुआ था तुम उसके हामी हो, और जो 9/11 का वाक़या हुआ है तुम इसकी हिमायत कर रहे हो, इसलिए तुम मुसलमानों का यही काम है और तुमने ही ये काम किया था। ये इल्ज़ाम लगाया था अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर, और फिर जिसके बाद इल्हान उमर को एक 50 साल शख्स ने कत्ल करने की कोशिश भी की, जिसको अमरीकी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, और उसने कहा कि मैं ट्रंप के बयान से मुतासिर था। और इस वक्त भी अमरीकी मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इल्हान उमर को, और अमरीकी जो सदर हैं और जो उनकी पार्टी है वो इल्हान उमर के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, और इल्हान उमर ने खुद भी कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है अमरीकी सदर के बाद। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सदर को शर्म नहीं आती है कि अमरीकी सदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक तासुब में जा चुके हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये को परवान चढ़ा रहे हैं। और हैरत इस बात पर है कि इंटरनेशनल जो दुनिया है, आलमी जो दुनिया है, वो इस पर खामोश है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो उस पर कुछ नहीं कह रही हैं, और वो कहाँ गया आपका आज़ादी इज़हार राय, और कहाँ गई वो हेट स्पीच जिसके तहत आपने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमात चलाए। तो क्या ट्रंप जो है वो हेट स्पीच या नफ़रत अंगेज़ रवैये को परवान नहीं चढ़ा रहे? तो इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर होता? ये दोगलापन जो है ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही चलेगा, और ये मुनाफ़क़त जो है अमरीका की, बाकी दुनिया की, आखिर कब तक चलती रहेगी? मुसलमानों के खिलाफ कब तक इस तरह के रवैये बर्दाश्त किए जाते रहेंगे? बहरहाल दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम के साथ आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।